अब वो उनका भाव कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं, और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं। परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था। परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 90 रुपए, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे थे वहां पर। यहां गोबर जो है 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये दोनों, और प्राकृतिक खेती का तो गला घोंट दिया है। प्राकृतिक खेती का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और जो आज वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री देवव्रत जी ने, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था। इसको नीति आयोग ने स्टैंप लगाई है, भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। परंतु वर्तमान जो कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत ने इसका गला घोंट दिया है। इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था। परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है, इसको खत्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूं, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूं। जहां तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए, और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं, तो हिमाचल में तो 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं, और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बिजली की बात हुई है, बिजली 300 यूनिट हम मुफ्त देंगे, उसका कोई भी जिक्र यहां पर नहीं किया गया। नौजवानों के तो उनके तो बायोडाटा मांगे गए थे, अपलोड किए गए थे, कहा गया था कि 1 साल में नौजवानों को रोजगार देंगे, परंतु वो रोजगार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहा गया था कि जो आउटसोर्स है उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी। कहा गया था कि कोरोना के समय जिन नौजवानों ने, बहनों ने काम किया है, सेवाएं दी है, उनकी सेवाएं जो है अगले आने वाले वर्षों तक चलाई जाएंगी। ये संवेदनहीन सरकार है। यानी किसी ना किसी तरीके से सत्ता में ये पहुंच गए हैं, परंतु जनता के प्रति जिस सरकार की और मुख्यमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए, उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो ये नीतिगत एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, इसमें बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। स्टार्टअप योजना का जिक्र हो रहा है, कौन सी स्टार्टअप योजना? 680 करोड़ रुपया। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं होता। इनको घोषणाएं करने की बहुत रुचि है। कहा जा रहा है कि हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म शुरू करेंगे, बजट का कोई प्रावधान नहीं। कहा जा रहा है कि हम कांगड़ा में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, उसकी अधिसूचना तो प्रस्तुत करो। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? मैं ये भी, इन्होंने कहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। भारत सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के हैं और जानते हैं, प्राकृतिक आपदा को पिछले कुछ महीनों से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी ने एक बहुत ही सामायिक प्रश्न पूछा था कि मुझे बताया जाए कि भारत सरकार ने कितना पैसा जो है हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा के लिए दिया है। यह लगभग प्रदेश के लोगों के द्वारा जो पैसा दिया गया, भारत सरकार ने जो पैसा दिया, ये 20,000 करोड़ के लगभग बनता है। 2000 करोड़ के लगभग बनता है। परंतु मेरा आरोप ये भी है कि जिस 7 लाख रुपए की बात ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार कर रही है, तो वहां
पिछले कल चर्चा हुई, उन्होंने कहा अभी तक को कुछ घरों में, कुछ जिलों में कुछ पैसा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको शहरों में हम 10,000 रुपया महीने का किराए का देंगे, गाँव में 5,000 देंगे, वो कहीं नहीं मिल रहा है। यानी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिल खोल करके सहायता दी है, परंतु यहां पर इन्होंने उस सहायता का मेरा आरोप है कि दुरुपयोग किया है। हाँ, लोकसभा के चुनावों में अपनी हालत को देखने के बाद इस मुद्दे को वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट के बाद तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में एक संदेश गया है कि नहीं, तुम नहीं, गलती हो गई है, लोकसभा में नहीं करेंगे। और एक लोगों का मन इस बजट बुक का भाषण के बाद ये भी हो रहा है कि 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और एक सुशासन, बढ़िया शासन, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग कुछ हजार वोटों से रह गए थे, दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार से मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षा के सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, परंतु ये सरकार 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा रही है। 30 और पूरी तरह से ये जो कांग्रेस की का बजट यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है, इसका के लिए महिला मंडल है, सामुदायिक भवन है, कहीं पर रास्ता है, उसके लिए पैसा दे करके आता है। और क्या हमारे पास, यानी उसमें 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है, मामूली जैसी बढ़ोतरी। जिस एमएलए इंस्टीट्यूशन की मजबूती की बात आज से 1 साल और 12-13 महीने पहले करते थे, आज हिमाचल प्रदेश के उस इंस्टीट्यूशन को कहीं पर वो नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना चाहता हूं, और आज अगर पीएमजीएसवाई में जितना पैसा फेज 2 में, फेज 3 में, सेंट्रल रोड फंड में जितना पैसा आया है वो केंद्र सरकार का है। यहां पर एक्सीलेटर 38 करोड़ रुपए का लग रहा है हमारा, या जो भगवान ना करे किसी को ये कैंसर की बीमारी हो जाए तो ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से वहां पर इलाज होता है। ये आज से 4 साल पहले टांडा में लग चुका है, टांडा में लग चुका है। और आज इस हिम केयर योजना से होता था जब हमारी सरकार थी और लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। आज कैथ लैब में मरीज पहुंच जाता है और कहते हैं कि आपका ये कार्ड नहीं चलेगा। ये 8 लाचार क्रिटिकल बीमारियों के लिए सहारा योजना शुरू की थी हमने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष योजना की थी, उसका इस बजट बुक में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये कैसी सरकार है? ये संवेदनहीन सरकार है, ये मित्रों की सरकार है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भाई सतपाल जी बैठे हैं, हमारे पवन काजल जी बैठे हैं, बहन रीना जी बैठी है, सुरेंद्र शौरी जी बैठे हैं, हमारे भाई विक्रम जी बैठे हैं, हमारे भाई सुखराम जी बैठे हैं, पूरन जी बैठे हैं, प्रकाश जी बैठे हैं, डीएस ठाकुर बैठे हुए हैं। हमारे बहुत से साथी दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो ये अधिकृत पार्टी ने हमें किया था, इसलिए हमने अपनी बात को इन सभी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया। आप पत्रकारों का बहुत बहुत आभार। और ये निराशाजनक है और दिशाहीन है, और इसमें कोई विजन नहीं है, इसमें कोई रिदम नहीं है, इसमें कोई उत्साह नहीं है, इसमें कोई आशा नहीं है, इसमें कोई विश्वास नहीं है।